नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल में शिक्षा के संदर्भ में पढ़ा था और आज का ये वीडियो लेसन जो है बिल्कुल बौद्ध काल में शिक्षा से संदर्भित है। तो आप सभी हमारे इस पूरे लेसन को जरूर देखें। ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं शिक्षा से संबंधित होने के कारण। ये किसी शिक्षण एग्जामिनेशन से संबंधित बात करें या फिर आप बीपीएससी यूपीएससी किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा से संदर्भित होने के कारण प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है बौद्ध काल में शिक्षा। कौन सा टॉपिक है? बौद्ध काल में शिक्षा। इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के शिक्षण व्यवस्था को देखा था, उसके संदर्भ में हम लोगों ने जाना था कि कौन सी विशेषताएं थी, पाठ्यक्रम कौन कौन से संचालित हो रहे थे। तो इन सभी संदर्भों को हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं शिक्षा के प्रारंभिकता से। तो प्रारंभ में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा जो प्रारंभ होती थी, बच्चों को वहाँ पे कौन से संस्कार कराए जाते थे जिसके बाद वो शिक्षा लेने के लिए तत्पर होते थे, शिक्षा लेने के लिए वो जो है शिक्षा लेने योग्य होते थे। तो सबसे प्रारंभिक हम बात करें प्रारंभिक संस्कार की, तो वहाँ पे एक संस्कार जो है प्रचलित था। कौन सा संस्कार प्रचलित था, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से संस्कार प्रचलित थे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक जो होती थी शिक्षा, प्रारंभ के लिए एक संस्कार हुआ करता था, शिक्षा प्रारंभ। यहाँ पे संस्कार हुआ करता था जिसका नाम था पबज्जा। ठीक है, कौन सा संस्कार? पबज्जा संस्कार। ठीक है, पबज्जा संस्कार हुआ करता था। ये संस्कार का नाम है पबज्जा संस्कार। और पबज्जा संस्कार क्या होता था, इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी बात जान लेते हैं। पबज्जा संस्कार इस जो है बौद्ध धर्म का एक संस्कार होता है, पबज्जा संस्कार। इसके बाद बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए तत्पर किया जाता है, योग्य बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मुख्यतः कि बालकों को जो है पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। पीला वस्त्र जिसे बौद्ध धर्म में तीसीवरा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? तीसीवरा कहा गया है। पीला वस्त्र धारण कराया जाता है और उसका जो है सिर मुड़वा दिया जाता है। इसके बाद वो जो है तत्पर होता है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए तत्पर होता है, इसके लिए शिक्षा के लिए योग्य होता है और उसे एक 3 मंत्रों का जाप करना पड़ता है 3 बार। वो मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, और जो है उसमें धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। 3 मंत्रों का उच्चारण उसमें 3 बार करना पड़ता है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 बार लगातार इसे बोलना होता है। इसके बाद जो है बच्चे शिक्षा के योग्य हो जाते हैं, उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती है। कब? जब वो इस संस्कार में इन सभी चीज़ों को कर लेता है। पबज्जा संस्कार जो है शिक्षा आरंभ का संस्कार है और शिक्षा आरंभ करने के लिए एक बच्चे का पबज्जा संस्कार कराया जाता है। ये बौद्ध धर्म में दिया हुआ है। तो पबज्जा संस्कार के अंतर्गत ये होता है कि उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उसके सिर मुड़वाए जाते हैं। इसके बाद उसे जो है 3 बार ये मंत्र बोलने के लिए कहा जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और जो है संघम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से जो है उसका शिक्षा प्रारंभ होता है। ये शिक्षा प्रारंभ के संस्कार हैं। किस धर्म के अनुसार? बौद्ध धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखें तो शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो इसके संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा जो प्रारंभ हो जाती है तो ये किस पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, बौद्ध काल में शिक्षा दीक्षा। तो एक दृष्टिकोण को हम लोगों ने देख लिया, संस्कार जो ये प्रारंभिक दृष्टिकोण थी शिक्षा के।
दूसरे दृष्टिकोण को यदि हम देखने का प्रयास करें तो शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या थे बौद्ध काल में, है ना। बौद्ध काल में शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बौद्ध काल में शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम लागू थे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या देख रहे हैं हम लोग, शिक्षा का पाठ्यक्रम, है ना। तो क्या पाठ्यक्रम यहाँ पर चल रहे थे, कौन से पाठ्यक्रम संचालित थे। पाठ्यक्रम का जो डिजाइन किया गया था, पाठ्यक्रम दो प्रकार के संचालित हो रहे थे। यहाँ पर पाठ्यक्रम बौद्ध काल की हम बात कर रहे हैं, बौद्ध काल की शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे थे। एक तो प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम बनाए गए थे, दूसरा उच्च स्तर पर बनाए गए थे। किस स्तर पर बनाए गए थे, प्रारंभिक स्तर पर, और दूसरा उच्च स्तर पर जो है यहाँ पे बनाए गए थे। क्या पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था। अब जो ये प्रारंभिक स्तर के जो पाठ्यक्रम थे उनमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था, और उच्च स्तर के जो पाठ्यक्रम थे उनमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था, इसके संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ देखें, हम प्रारंभिक पाठ्यक्रम, प्रारंभिक के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था उस पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किया गया था हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभिक जो के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, इसमें जो है 49 अक्षरों का ज्ञान आवश्यक होता था। 49 अक्षरों का ज्ञान, ठीक है, 49 अक्षरों का ज्ञान इसके अंतर्गत होता था। इस पाठ्यक्रम में ये छोटी सी चीज़ें रखी गई थी। और दूसरा इसके अंतर्गत जो रखा गया था, दूसरा इसमें रखा गया था सामान्य गणित, है ना, सामान्य गणित की शिक्षा, सामान्य गणित की शिक्षा इसमें दी जाती थी। तो ये मात्र प्रारंभिक यदि हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की, तो मात्र दो चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई थी जो बच्चों के लिए आवश्यक थी। और ये प्रारंभिक शिक्षा का जो काल होता था, ये काल होता था जो है 6 से 12 वर्ष तक का काल होता था, है ना, 6 से 12 वर्ष तक का काल होता था। तो ये आप देखेंगे कि सामान्य गणित की शिक्षा और जो है 49 अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक होता था, ये प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती थी। लेकिन जब हम बात करेंगे उच्च कक्षा की, उच्च कक्षा में क्या पाठ्यक्रम को लागू किया गया था, बौद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध काल में शिक्षा के संदर्भ में उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर पांच जो है विज्ञान के विषय हुआ करते थे, इसको इसमें सम्मिलित किया गया था। 5 विज्ञान के विषय सम्मिलित थे, उसमें एक गणित का विषय सम्मिलित था, ठीक है, गणित का विषय सम्मिलित था। एक कौन सा विषय सम्मिलित था, संस्कृत का, ठीक है, कौन सा विषय था, संस्कृत का विषय सम्मिलित था। तो 5 विज्ञान जो है था उसमें, एक गणित, एक संस्कृत, एक नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। नक्षत्र शास्त्र, है ना, नक्षत्र शास्त्र पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन आप पहली बार बौद्ध धर्म अजीत पढ़ेंगे तो पहली बार ही तो सुनेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस अभी लगातार इस पर आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उच्च शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे, इस पाठ्यक्रम में आप देखेंगे 5 विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता था और एक गणित की पुस्तक को शामिल किया गया था, संस्कृत पढ़ना अनिवार्य था, और जो है नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा की यहाँ पर बात की गई थी। और इसके संदर्भ में और हम बात करते हैं, चूंकि बौद्ध धर्म के शिक्षा के संदर्भ में है, बौद्ध काल की शिक्षा के संदर्भ में है, तो यहाँ पर इसके ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक, जी हाँ, त्रिपिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटक आपने सुना होगा। कौन कौन से होते हैं त्रिपिटक जो है यहाँ पर है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इतने चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था उच्च कक्षा के शिक्षण व्यवस्था में, उच्च कक्षा के पाठ्यक्रम में। तो हमने शिक्षा पाठ्यक्रम को हमने देख लिया बौद्ध काल के अंतर्गत। अब हम लोग अगले दृष्टिकोण, अगले बिंदु की ओर यदि हम चलें तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा की अवधि क्या रही थी, उच्च शिक्षा की अवधि क्या रही थी, और जो प्रारंभिक शिक्षा की क्या अवधि रही थी। यदि हम बात करें शिक्षण अवधि की, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं शिक्षा की क्या अवधि रही थी। तो शिक्षा की अवधि की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अवधि यहाँ पर शिक्षा के संबंध में रही थी। तो 2 प्रकार के शिक्षण के पाठ्यक्रम आपने देखे, एक तो सबसे पहले प्रारंभिक पाठ्यक्रम को आपने देखा, और दूसरा आपने देखा उच्च कक्षा के पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित थे। सबसे पहले जो प्रारंभिक जो पाठ्यक्रम थे उसमें इतने सब्जेक्ट थे, यानी कि 49 अक्षरों का ज्ञान और जो है उसमें सामान्य गणित की शिक्षा लेना जरूरी था। लेकिन जो उच्च कक्षा के पाठ्यक्रम थे उसमें आपने देखा कि 5 विज्ञान के पुस्तक आ जाते थे उसमें, और जो है गणित के पुस्तक थे एक, और संस्कृत के थे, और नक्षत्र शास्त्र, और जो है
त्रिपिटक यानी कि इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना आवश्यक होता था उच्च कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये बौद्ध काल के शिक्षा के संदर्भ में बातें हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, अब हम इसके संदर्भ में शिक्षण की अवधि की बात करते हैं तो शिक्षा की क्या अवधि रहती थी उस समय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि रहती थी। ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए हुआ करता था। ठीक है, किसके लिए हुआ करता था? प्रारंभिक शिक्षा की अवधि यहाँ पर निश्चित थी 6 से 12 वर्ष की अवधि। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। यदि हम बात करें तो प्रारंभिक कक्षा के बाद ही आप उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर देखें तो 6 से 12 वर्ष के बाद 12 से लेकर 20-25 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी, 25 वर्ष तक की शिक्षा, ये आपको उच्च कक्षा के लिए सम्मिलित की जाती थी। तो उच्च शिक्षा के लिए जो समय अवधि थी 12 से 25 वर्ष तक की समय अवधि थी, और जो शिक्षा की अवधि प्रारंभिक स्तर के लिए थी वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि रखी गई थी। तो ये आपके विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में आपने शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने जाना शिक्षा का प्रारंभ कब होता है। तो यहाँ पे पबज्जा संस्कार को जो महत्व दिया जाता है, और पबज्जा संस्कार के बाद किसी भी बालक को शिक्षा के योग्य बनाया जाता है, और उसमें जो है उसको तिसीवड़ा यानी कि पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। इसके बाद ही वह जो है मुंडन कराया जाता है, और ये 3 मंत्र उसको उच्चारण करने पड़ते हैं। इसके बाद आपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को जाना, शिक्षा की अवधि को जाना आपने विभिन्न दृष्टिकोणों से। आपने 3 दृष्टिकोणों को देख लिया है। अब हम लोग अगले चरण की ओर चलते हैं, अगले दृष्टिकोण की ओर हम लोग चलते हैं। तो शिक्षण संस्थान की हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षण संस्थान कौन कौन से प्रचलित थे। जैसे हमने वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें जो शिक्षण संस्थान अलग अलग हुआ करते थे, तो गुरुकुल और जो है वहाँ पर गुरुगिरी, 2 चीज़ों की हमने बात की थी। लेकिन आज की जो हम बौद्ध कालीन शिक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो बौद्ध काल में शिक्षा के लिए कौन कौन से संस्थान बनाए गए थे, कौन कौन से संस्थान थे, इसके संदर्भ में हम लोग आज जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिक्षण संस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे? शिक्षण संस्थान के संदर्भ में। शिक्षण संस्थान, तो कौन कौन से शिक्षण संस्थान यहाँ पर प्रचलित थे जो बौद्ध काल के शिक्षा को प्रदान कर रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, आप सभी ने सुना होगा तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहली जो शिक्षण संस्थान थी उसका नाम था तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो वहाँ पे स्थित है। तो तक्षशिला इसका जो है पहला क्या था? शिक्षण केंद्र रहा था। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेंगे नालंदा को। नालंदा ये भी शिक्षण संस्थान रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये बौद्ध धर्म का शिक्षण संस्थान रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अभी भी हम लोग इसके नामों को पढ़ते हैं बिहार के गौरव में। तो यहाँ पे हमने जो देखा तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और हम इसमें देख सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी क्या थे? ये सभी बौद्ध धर्म के शिक्षण संस्थान हुआ करते थे उस समय में। और भी हम यहाँ पर देखें तो बौद्ध विहार की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ भी शिक्षा दीक्षा का जो है कार्यभार चलाया जाता था। तो विहार की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम मठ की बात कर सकते हैं। ये सभी शिक्षण संस्थान हुआ करते थे कब? बौद्ध काल के शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। और भी बहुत सारे होते थे, सारनाथ, वल्लभी, ये इन सभी जगहों पर इसके शिक्षण संस्थान मौजूद थे। ठीक है, सारनाथ, वल्लभी, मिथिला, तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं सारनाथ, सारनाथ, वल्लभी और जो है मिथिला, ये सभी क्या थे? ये सभी जगह पर शिक्षण संस्थान मौजूद थे। किसके लिए? बौद्ध काल में शिक्षण व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ पे शिक्षण व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। इन सभी स्थानों पर शिक्षण जो है चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो हमने शिक्षण संस्थान के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें जान ली है। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके संदर्भ में। आगे की हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में कि शिक्षक और जो शिक्षक जो है, शिक्षक तथा जो है शिक्षक के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। तो शिक्षण संस्थान के संदर्भ में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि शिक्षा और जो है शिक्षण देने वाले यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध था। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुरु शिष्य के संदर्भ में हम यदि जानने का प्रयास करें, शिक्षक और छात्र के संबंध को हम यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र संबंध क्या थे? शिक्षक और छात्र संबंध में क्या घनिष्ठता थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि आपने वैदिक काल में पढ़ा कि
जो छात्र और शिक्षक हुआ करते थे उसके बीच काफ़ी निकटता का संबंध हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल में भी शिक्षक और छात्र के बीच उसी प्रकार के जो है निकटता हुआ करती थी। और यहाँ पर भी वहाँ पर आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर पुत्र के समान शिक्षक मानते थे। पुत्र और पिता के समान होता था, पुत्र के समान होता था शिष्य, और जो है पिता के समान होता था यहाँ पर शिक्षक। ठीक है, पिता के समान शिक्षक को मान्यता मिली थी और पुत्र के समान जो है शिष्य को मान्यता दी गई थी। ये बौद्ध काल के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के संबंध को हमने देखने का प्रयास किया। अब यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, तो जो शैक्षिक प्रशासन है और जो हम इसके संदर्भ में बात करें शैक्षिक प्रशासन के बाद उसके वित्तीय प्रबंधन की बात हम करें तो कहाँ से ये व्यवस्था हो रही थी, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट हो जाएगा कौन सा, जो है शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय, शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन कहाँ से हो रहे थे, तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। जो शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में हम देखना चाहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन का व्यवस्था कहाँ से हो रहा था। यदि हम बात करें यहाँ पर वैदिक काल की, तो वैदिक काल में आपने देखा कि अनेक प्रकार से वहाँ पर जो है वित्तीय प्रावधान किए जा रहे थे। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो ये स्थिति उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़्यादा वो स्थिति जो है डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पर जो है राज्य की तरफ से और ज़्यादा ही अनुदान दिया जाने लगा था। ठीक है, क्या हुआ था, राज्य की तरफ से ज़्यादा अनुदान दिया जाने लगा था और ये जो है शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन जो था ये आगे बढ़ने लगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो राजा के द्वारा दान दिया जाने लगा था। किसके द्वारा दिया जाने लगा था, राजा के द्वारा। ठीक है, राजा के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर राज्य के द्वारा दिया जाने लगा था। ये सबसे पहली इसकी जो है वित्तीय प्रबंधन या शैक्षिक प्रशासन के अंग हुआ करते थे। इसके बाद यदि हम इसके संदर्भ में बात करें तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर कि सबसे पहले राजा के द्वारा धन यहाँ पर अनार्जन हो रहे थे, धनार्जन हो रहे थे और जो है इसके वित्तीय व्यवस्था का संचालन हो रहा था। और दूसरी यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये अस्थायी हो गया था और राजा इसके संदर्भ में जो है अपना धन दौलत इसके संदर्भ में दिया करते थे। इसके बाद हम करें तो यहाँ पर देखें आपकी बौद्ध धर्म के जितने भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जितने भिक्षु हुआ करते थे वे सारे भिक्षु भी मौन रूप से भिक्षाटन करते थे। क्या करते थे, मौन रूप से भिक्षाटन करते थे और उनके द्वारा जितने भी अर्जित होते थे उन सभी को इसमें लगाया जाता था। किसमें लगाया जाता था, उन सभी को इसके वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत लगाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में हमने जानने का प्रयास किया। तो शैक्षिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में हमने जाना राजा के द्वारा इसके संदर्भ में जो अस्थायी हो चुकी थी वित्तीय प्रबंधन, और जो है बौद्ध भिक्षु जितने थे वे सारे भिक्षु भी भिक्षाटन करते थे मौन रूप से। तो वे सारे जितने भी धन दौलत इकट्ठा होते थे वे सारे संदर्भ इसमें जुटते थे। और यदि हम देखें तो शिक्षा लेने का अधिकार के संदर्भ में हम यदि बात करें तो शिक्षा लेने का अधिकार यहाँ पर हम देखें तो वैदिक काल में बहुत ही कम शिक्षा के संदर्भ में हमने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ते हुए देखा। लेकिन हाँ, वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था थी कि महिलाएं जो है यज्ञ में भाग लेती थी। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर महिला को भी शिक्षा लेने का संपूर्ण अधिकार था। गरीब वर्ग हो चाहे धनी वर्ग हो, किसी भी प्रकार के वर्ग के हो, आप शिक्षित होने के लिए तत्पर हैं, शिक्षा लेने का अधिकार उसको होता था। ये बौद्ध काल के अंतर्गत हमने देखा। तो इसके बाद हम लोग जो है आगे एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे थे। सबसे पहले उद्देश्यों की यदि हम बात करें, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो चाहे वह किसी भी काल की शिक्षण व्यवस्था हो, उसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो उद्देश्य बहुत हद तक मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो उस समय इसकी शिक्षा व्यवस्था की क्या उद्देश्य रहे थे। सबसे पहले उद्देश्य की यदि हम बात करें तो संस्कृति का संरक्षण और विकास करना इसका भी उद्देश्य रहा था। जिस प्रकार से वैदिक काल में उद्देश्य रहा था उसी प्रकार से इस काल में भी शिक्षा का उद्देश्य रहा था। क्या उद्देश्य रहा था, संस्कृति का संरक्षण और विकास करना। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला, संस्कृति का संरक्षण,
संस्कृति का संरक्षण और विकास, है ना। संस्कृति का संरक्षण और विकास क्या रहा था, इसका उद्देश्य रहा था बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था का। अब दूसरी इसके संदर्भ में हम बात करें कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या रहा था, बोधकालीन शिक्षा के संदर्भ में क्या उद्देश्य रहा था। तो संस्कृति का संरक्षण और विकास करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य रहा था। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो जो बौद्ध काल में भी आपने देखा, जो आपने वैदिक काल में भी देखा, वो आप बौद्ध काल में भी देखेंगे, और वर्तमान शिक्षा पद्धति के जो उद्देश्य हैं उसके उद्देश्यों में भी आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य के संदर्भ में हम बात करें जो कॉमन होती है, तो जीविकोपार्जन की शिक्षा, यानी कि ऐसा कौशल की शिक्षा, जीविकोपार्जन कौशल की शिक्षा जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, अर्थात वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। तो जीविकोपार्जन की शिक्षा इसका दूसरा उद्देश्य रहा था। किसका? बौद्ध काल के शिक्षा के जीविकोपार्जन की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या जीविकोपार्जन के लिए कौशल विकास, है ना। तो कौशल विकास, जीविकोपार्जन की शिक्षा या कौशल विकास की यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इसका ये रहा था, ठीक है, उद्देश्य रहा था। इसके बात हम लोग बात करते हैं इसके अगले उद्देश्य के संदर्भ में। अगला उद्देश्य इसका क्या रहा होगा, अगले उद्देश्य के संदर्भ में हम बात करें तो दो उद्देश्य जो कॉमन उद्देश्य आपको निकल कर आते हैं हर एक काल के शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में। तो हमने ये बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देखा। इससे पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जो देखा था उसके अंतर्गत संस्कृति का संरक्षण और विकास भी सम्मिलित था। जीविकोपार्जन के संदर्भ में भी हमने वहां पर बात की थी। और ज्ञानार्जन के लिए तो ये किया ही जाता है, शिक्षा का जो है उद्देश्य मेन तो ज्ञानार्जन होता है। तो ये भी हमारे इसके अंदर आ जाएगा, ज्ञानार्जन करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की हम बात करें तो संस्कृति का संरक्षण और विकास, दूसरा जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा या कौशल विकास, ज्ञानार्जन करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था। चौथे उद्देश्य की हम बात करें तो चौथे उद्देश्य में हम लोग देख सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य रहा था। किसका उद्देश्य रहा था? बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा था। धार्मिक शिक्षा प्रदान करना ये उद्देश्य रहा था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले उद्देश्य के संदर्भ में। तो अगले उद्देश्य में आप देखेंगे कि धार्मिक शिक्षा के बाद आध्यात्मिक शिक्षा की यहाँ पर महत्व को आप देख सकेंगे। और बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में इसका एक ही उद्देश्य इसका रहता था इस शिक्षा के संदर्भ में कि निर्वाण प्राप्ति के लिए आप जो है सक्षम हो सकें। किसके लिए? निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये इसका जो है उद्देश्य रहा था। निर्वाण प्राप्ति का उद्देश्य, है ना, निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण जो होता है इसमें बहुत ही उच्च पद होता है निर्वाण प्राप्ति, जिसके बाद जो है मनुष्य का संबंध जो है उस आध्यात्मिक युग से हो जाता है, इस युग से उसका संबंध हट जाता है। तो ये निर्वाण प्राप्ति की बात यहाँ पर करता है। ये इस शिक्षण के उद्देश्य रहे थे। किस शिक्षण के? बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा के ये उद्देश्य रहे थे। कौन से उद्देश्य रहे थे? निर्वाण प्राप्ति के उद्देश्य जो है इसका रहा था शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत। और हम अगले उद्देश्य की बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक विकास करना जो है इसका उद्देश्य रहा था। तो अगले हम बात कर लेते हैं आध्यात्मिक विकास करना, है ना। कौन सा रहा होगा? आध्यात्मिक विकास करना। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आध्यात्मिक विकास इसका उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो ये मुख्य प्रकार से हमने इसके उद्देश्यों को देखने का प्रयास किया। अब कुछ मुख्य ऐसे तथ्य हैं जिनको याद रखना हम लोगों के लिए काफ़ी अनिवार्य है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। एक बार हम लोग इसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप गुरु और शिष्य के लिए जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता था बौद्ध काल की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। गुरु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था और शिष्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, इसके संदर्भ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शायद दिख रहा होगा आप सभी को, गुरु और शिष्य के लिए अलग अलग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। गुरु के लिए यहाँ पे हम देखें तो गुरु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गुरु के लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द का? उपाध्याय शब्द का प्रयोग, उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? गुरु के लिए।
और जो बच्चे थे, जो शिष्य थे, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? उसके लिए जो है शब्द का प्रयोग किया जाता था समनेर। ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? समनेर शब्द का प्रयोग किया जाता था, या फिर श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था शिष्य के लिए। किसके लिए? शिष्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? समनेर। ठीक है, समनेर, या फिर इसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुख्य बिंदु है। इन सभी चीज़ों को आप कॉपी पर जरूर नोट करते जाएं, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए एक भी पॉइंट नहीं छूटे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में जाना था, और आज के इस लेसन के अंतर्गत हमने बौद्ध काल में शिक्षा के संदर्भ में जानने का प्रयास किया, जिसको विभिन्न दृष्टिकोणों से हमने समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से शिक्षण के जो उद्देश्य रहे थे, शिक्षण संस्थान कौन कौन से रहे थे, और शिक्षा की अवधि क्या थी, इन सभी के संदर्भ में हमने जानने का भरपूर प्रयास किया है। यदि इसमें आप सभी को कहीं समझ में नहीं आ रही होगी, तो हमारे इस जो है चैनल के नीचे बॉक्स है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम आपको पुनः अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी। अब एक चीज़ को हम लोग और महत्वपूर्ण रूप से देख लेते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित थी। एक जो पॉइंट वो हमारा छूट चुका है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित थी, और जो है उस समय में कौन कौन सी विधियां चलती थी। क्योंकि हमने वैदिक काल के संदर्भ में पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने वैदिक काल में कुछ शिक्षण विधियां जो प्रचलित हो रही थी उसको हमने पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां प्रचलित थी। तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस संदर्भ में शिक्षण विधियां कौन कौन सी प्रचलित थी। शिक्षण विधियां कौन कौन सी यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, शिक्षण विधियां, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि उस समय ना तो कोई मनोवैज्ञानिक पद्धति रही थी, और ना कोई इसमें शिक्षण शास्त्री का सहयोग रहा था। लेकिन उस समय भी बहुत ही ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे जो इसके संदर्भ में बहुत सारे अपने विचारों को देने का प्रयास किए थे। हम आज बात करते हैं उस समय की बौद्ध काल के शिक्षण के संदर्भ में, जबकि आदमी का जुड़ाव अध्यात्म से हुआ करता था। उस समय जो शिक्षण की जो व्यवस्था थी, शिक्षण के संदर्भ में जो विधियां प्रचलित थी, उसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि बौद्ध काल में कौन कौन सी विधियां प्रचलित थी। शिक्षण की विधियां जो प्रचलित थी, सबसे पहली विधि थी मौखिक विधि, जो मैंने पहले भी उसमें चर्चा की थी, इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने वैदिक काल के संदर्भ में बातें की थी। तो मौखिक विधि जो कॉमन विधि है, जो आज तक चलती आ रही है, तो मौखिक विधि, इसके संदर्भ में हमने बात कर ली। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो प्रश्नावली विधि भी इसमें प्रयोग में लिया जाता था, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में भी आपने देखा था, जो आज भी प्रचलित है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कॉमन होते हैं, जो तभी थी वो आज भी वर्तमान में संचालित हो रही है। कुछ सुधार किए गए, कुछ नए चीज़ों को उनमें ऐड किया गया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाए गए हैं, लेकिन वही चीज़ें सेम आपको देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों के संदर्भ में। तो शिक्षण विधियों को आप देखेंगे तो मौखिक विधि जो तभी प्रचलित थी, वैदिक काल में भी प्रचलित थी, और बौद्ध काल में भी ये विधियाँ प्रचलित थी। दूसरी विधि की हमने बात किया प्रश्नावली विधि की, और हम अगली विधि की यदि हम बात करें तो अनुकरण विधि, जो आपने देखा था उसमें, ये अनुकरण विधि अभी भी हमारे समाज में, हमारे स्कूल व्यवस्था में प्रचलित हैं। बच्चे जब शिक्षक जब आदर्श वाचन करते हैं, तो बच्चे भी अनुकरण वाचन करते हैं। ये विभिन्न स्थानों पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने मौखिक विधि और प्रश्नावली विधि की बात की, और अगले विधि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुकरण विधि की भी बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बात कर सकते हैं? अनुकरण विधि, है ना। कौन सी विधि की बात हम कर सकते हैं? अनुकरण विधि की हम लोग बात कर सकते हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो वाद विवाद विधि भी काफ़ी प्रचलित विधि थी। तो बहुत सारी विधियां आप सभी को जो है कॉमन मिल जाएंगी, तो याद करने में शायद आप सभी को आसानी हो, और आपके मस्तिष्क में ज़्यादा दिनों तक ये रह सके। आगे हम बात करें तो यहाँ पे अगले विधि में जब हमने बात की तो वहाँ पर देशाटन नहीं था, उसमें बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी जो नहीं थी, जैसे स्वाध्याय उसमें नहीं था, देशाटन नहीं था, और जो उसमें एक विधि की हम बात करते हैं सम्मेलन विधि, है ना, सम्मेलन विधि नहीं था उसमें। इसमें सम्मेलन विधि भी आपको देखने के लिए मिलेगा बौद्ध काल में, जब बौद्ध सम्मेलन हुआ करता था, है ना। तो ये सम्मेलन विधि भी हुआ करता था सीखने के लिए। और मैंने एक चर्चा किया, कौन सी विधि का? हमने एक विधि की चर्चा की, वो विधि था कौन सा? वह विधि था हम लोगों का देशाटन, है ना। कौन सा विधि हमने बताया?
देशाटन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। देशाटन विधि है ना, तो कौन सी विधि की चर्चा हमने की थी? देशाटन विधि की। देशाटन विधि, तो इस प्रकार की आप देखेंगे तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में बहुत सारी विधियां प्रचलित थी, जिसमें आप मौखिक विधि, प्रश्नावली विधि है ना, प्रश्नावली विधि, अनुकरण विधि, वाद विवाद विधि, सम्मेलन विधि आदि प्रकार से बहुत सारे ऐसी विधियां थी जो वैदिक काल में भी प्रचलित थी और बौद्ध काल में भी प्रचलित थी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध काल में शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों से हम इसके बारे में जान सकते हैं, जो मैंने आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया। पिछले वीडियो में मैंने वैदिक काल के संदर्भ में बताया था। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो का सीरीज लगातार और अभी 1948 तक हम इसको पहुंचाने वाले हैं। और जो है इसी प्रकार से हमारी इस वीडियो को सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि उन लोगों को ये वीडियो मिल सके जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो शिक्षा से संबंधित होने के कारण ना सिर्फ बीएड और बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सभी एग्जामिनेशन के लिए और ख़ास करके जितने भी प्रतियोगिता क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।